करते हैं आज के वंडरफुल सेशन को। सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद मुझे पहले देखा नहीं होगा। अगर आप इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड रहे हैं तो कहीं ना कहीं शायद आपने मुझे यूट्यूब पर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम डॉक्टर अनुभव गोस्वामी है और मैं एक पीएचडी डिग्री होल्डर हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी किया है। इसके अलावा एसबीआई पीओ जो वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एग्जामिनेशंस होता है उसको मैंने कंसेक्यूटिवली 3 बार ना सिर्फ क्रैक किया है बल्कि उसको टॉप भी किया है। और इसी कारण की वजह से बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि जोश टॉक्स और टेड टॉक्स में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राइट। जब बात इंग्लिश की आती है तो पिछले कई सालों से मैं एसोसिएटेड रहा हूं इस फील्ड में और कई बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं। आज आपके सामने आने का एक ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है। ऑब्जेक्टिव, मैं यहां आपको ग्रामर पढ़ाने नहीं आया, मैं आपको यहां वोकैब पढ़ाने नहीं आया, मैं आपको और कुछ नहीं पढ़ाने आया। मैं आपके सामने नेक्स्ट 5 डेज में कुछ बहुत ही सिंपल चीजें क्लियर करने आया हूं। और वो बहुत ही सिंपल चीजें ये हैं कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव से मेरा मतलब है जो हमारा नजरिया है अंग्रेजी को पढ़ने का, वो किस तरह से गलत है और उसको किस तरह से सही होना चाहिए। अगले 5 दिनों में हम सिर्फ यही देखने वाले हैं कि किस तरह से हम अंग्रेजी को जिस तरह से पढ़ते हुए आए हैं अभी तक, वहां कहीं ना कहीं हमसे कमी छूट जाती है। आज आप इतने सारे बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, हर बच्चे का एक कॉमन प्रॉब्लम होगा कि कितनी भी बार उन्होंने ट्राई किया समझने का, पढ़ने का, याद करने का, रटने का, और बहुत भी सेवरल मीन्स ट्राई किए होंगे, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप में से बहुत सारे बच्चे शायद कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह पाएंगे कि एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से मेरे पास इंग्लिश में कमांड है या मेरी जो कमांड है वो इंग्लिश में बन चुकी है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। रीजन बहुत ही सिंपल है। रीजन है हमारी अप्रोच, हमारी भाषा को लेकर। अक्सर जब हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये ध्यान रखते हैं कि बस एग्जाम क्रैक हो जाए, और उस एग्जाम क्रैक करने की दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि किसी भी चीज को याद करने की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और अगले जो 5 दिन हम बिताने जा रहे हैं वो उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के बारे में है। पिछले 4 या 5 साल में आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो सवाल बने हैं, जो सवाल डायरेक्टली पूछे गए हैं 4 या 5 सालों में, और जिनको लेकर, सिर्फ वो सवाल नहीं जो पूछे गए हैं, जिनको लेकर अगर आप पास्ट में इस एग्जाम से एसोसिएटेड रहे हो, जिनमें आपको चैलेंजेस आते हैं, जिनमें आपको चैलेंजेस आते हैं या पास्ट में आप अपीयर हुए हो, उन सवालों को आप सॉल्व नहीं कर पाए हो, उनकी हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम उनको याद करके बैठ जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से मेरा मतलब यह है कि चाहे मैं किसी भी मीडियम को बिलोंग करता हूं, वेदर आई बिलोंग टू हिंदी मीडियम या फिर मैं इंग्लिश मीडियम को बिलोंग करता हूं, इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क सिर्फ एक बात से पड़ेगा, वो ये है कि ये जो क्लास आप अटेंड कर रहे हो, इस क्लास को लेकर आप अटेंटिव कितना हो, इस क्लास को लेकर आपकी अप्रोच क्या है। क्या आप वाकई यहां सीखने आए हो या सिर्फ देखने आए हो? अगर आप देखने आए हो तो लर्निंग शायद नहीं मिलेगी, जो आप एक्सपेक्टेशन लेकर आए हो वो शायद पूरी ना हो। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव सीखने का, यहां पर अगर आप ये सोच कर आए हैं कि ये जो मैं 1 आवर देने जा रहा हूं आज और अगले 5 दिनों तक शायद दूंगा, उसमें मैं कुछ ना कुछ लर्निंग देकर जाऊं, क्योंकि हम जानते हैं टाइम जो है बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है जो बर्बाद होना नहीं चाहिए। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा इन सारी चीजों पर। मैं आपके सामने 2-3 बेसिक बातें करना चाहता हूं शुरू करने से पहले। देखिए, जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, अक्सर जब भी हम तैयारी शुरू करते हैं कंपटीशन की और हम किसी टीचर को या कोचिंग को अप्रोच करते हैं और बात इंग्लिश की आती है तो हम कहते हैं कि हमें अंग्रेजी सीखनी है। राइट। अंग्रेजी से 99% ऑफ द टाइम्स हमारा मतलब होता है हमें ग्रामर सीखना है। लेकिन अगर आपने पास्ट में एग्जामिनेशन को स्टडी किया है तो आप इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे कि एग्जामिनेशन में आपकी ग्रामर का परीक्षण नहीं हो रहा है। इट इज नॉट ओनली अबाउट ग्रामर। सिर्फ ग्रामर के बारे में एग्जाम नहीं है। एग्जाम इस चीज के बारे में है कि जो आपके सामने भाषा लिखी हुई है एग्जाम में, आप उसको कितने बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। चाहे वो फिर ग्रामर रिलेटेड हो, चाहे वो मीनिंग रिलेटेड हो, चाहे वो फिर वर्ड्स रिलेटेड हो, या कोई भी XYZ रीजन हो, एग्जाम में जब आप बैठोगे तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने ग्रामर पढ़ी है, आपने वोकैब पढ़ी है, आपने रीडिंग पढ़ी है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि जो आपके सामने लिखा हुआ है क्या वो आप समझ पाते हैं और उस टाइम पर क्या ये जजमेंट कर पाते हैं।
उस टाइम पर क्या आप ये जजमेंट कर पाते हैं कि वो जो चीज मेरे सामने लिखी है इट इज राइट और रॉन्ग? कंपटीशन सिर्फ इस बारे में है जो हमारे सामने हमें दिख रहा है, हम अपनी इंटेलेक्ट यूज करके ये डिसाइड कर पाए कि वो सही है या गलत। और अगले 5 दिनों में मैं सिर्फ इस ज्ञान के बारे में, इस लर्निंग के बारे में थोड़ा सा आपको जागरूक करना चाहता हूं। जो भी कॉन्सेप्ट मैं उठा रहा हूं, मेरा फोकस इस बात पर जरूर रहेगा कि मैं उन कॉन्सेप्ट को उठाऊं, वो क्वेश्चंस जो पिछले 2 या 3 साल में फ्रीक्वेंटली आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, अगर आपने पहले कई बार अंग्रेजी की कोचिंग कर रखी है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि कुछ ना कुछ ऐसे सवाल जरूर होंगे जहां पर आप अटक जाओगे या आपको आंसर को लेकर क्लैरिटी नहीं होगी। अगर आप शुरुआत ही कर रहे हो, आपको लगता है आपकी इंग्लिश का जो लेवल है वो बहुत ही कमजोर है, तो आपके लिए तो ये जो 5 सेशन है, ये जो सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है, एक वरदान से कम होने वाला नहीं है। ये मैं बहुत ही क्लियरली बोल देता हूं, बहुत ही ध्यान से। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, देखिए ये जो इंटरेक्शन है मेरा और आपका, जो हम और आप बात कर रहे हैं, ये 1 वे इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, ये इंटरेक्शन 2 वे होना चाहिए। आज मैं अगर आपसे कुछ कह रहा हूं, क्योंकि आप सारे इंसान हो और समझने की क्षमता रखते हो, और जब हम समझते हैं तो हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं। क्या देते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं। आप सभी से रिस्पॉन्स की मेरे को होप है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पास्ट में अंग्रेजी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, डज नॉट मैटर। फर्क पड़ता है कि अभी जो मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप उसको ध्यान से सुन रहे हो, और ना सिर्फ सुन रहे हो, मेरे पूछने पर क्या आप उसको रिस्पॉन्स दोगे। अगर जो मैंने कहने की कोशिश की है आपको बात समझ में आई है तो फटाफट से यस टाइप करिए। मैं क्लास के साथ बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ूंगा, फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं फटाफट से कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जरा सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। देखिए आज बेसिकली जो मैं कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आया हूं, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर पिछले 3 सालों में 3 सवाल बने, जिनको लेकर पिछले 3 सालों में 3 सवाल बने, और 2 सवाल ऐसे बने जिनको सॉल्व करने में हमें कहीं ना कहीं इश्यू आया। राइट, हम उन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आपको बस इतना ध्यान देना है कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वो आपको याद करना पड़ रहा है या आप उसको समझ रहे हो। अगर आपको याद करना पड़ रहा है तो इस क्लास का कोई पर्पस नहीं है, ये क्लास जो है वर्थलेस है, यूजलेस है। लेकिन अगर आप इस क्लास के बाद मुझसे यह कहकर जाते हो कि जो भी आपने कराया, इस तरीके का कोई भी सवाल अगर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए, राइट फ्रॉम द बॉटम टिल द हाईएस्ट लेवल, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, तो ये क्लास वर्थ है। तो ये क्लास क्या है? वर्थ है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। हमेशा जब भी हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एक सोल ऑब्जेक्टिव हमेशा होना चाहिए, और वो सोल ऑब्जेक्टिव है, शुरुआत करूंगा कहां से? राइट फ्रॉम द बेसिक्स, राइट फ्रॉम द बेसिक्स। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को छोड़ूंगा नहीं, कब तक? तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उसका हाईएस्ट लेवल जो है मैं अचीव नहीं कर लेता। और आज का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको कराने जा रहा हूं वो भी ऐसा है, आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स और उसको लेकर जाऊंगा हाईएस्ट लेवल ऑफ सवाल पर जो पूछा गया है और जिसमें हमें दिक्कत आती ही आती है, जिसमें हमें दिक्कत आती ही आती है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पास में पढ़े हुए हैं और आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश का लेवल अच्छा है तो और भी मजा आने वाला है आपको। और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपके लिए इमेंस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं कुछ वर्ड्स लिखने जा रहा हूं, आपने अपनी लाइफ में कई बार सुने होंगे। देखिए वर्ड्स कौन कौन से हैं। पहला जो वर्ड है जो मैंने लिखा वो वर्ड है हु। वर्ड क्या है? हु है। दूसरा जो वर्ड है वो मैंने लिखा हूं। तीसरा जो वर्ड है वो मैंने लिखा विच। और जो चौथा वर्ड है वो मैंने लिखा दैट। वो मैंने क्या लिखा? दैट। ये 4 वर्ड्स है जिनको लेकर एग्जामिनेशन में, स्पेशली बैंकिंग पैटर्न में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, फिलर्स की फॉर्म्स में या एरर्स की फॉर्म्स में बहुत सवाल बने हैं। पिछले 3 सालों में 3 सवाल बने हैं। हम इसको जीरो से पकड़ते हैं। कहां से पकड़ेंगे इसको? जीरो से। ये मानकर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता, जरा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। पहले मैं थोड़ी थ्योरी वाली बात कर देता हूं जो किसी काम की नहीं है। इन चारों को कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहा जाता है इनको? चारों को रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। लेकिन इस जानकारी से हमारा कोई भला होने नहीं वाला। हमारे लिए मतलब की बात है कि आखिर इनका इस्तेमाल कैसे होता है, आखिर इनको यूज कैसे करते हैं। देखिए मैं बार बार हमेशा हर बच्चे से ये कहता हूं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसी सवाल का आंसर क्या है। व्हाट से हमें कोई फर्क नहीं है, किस सवाल का आंसर क्या आ रहा है उससे हमारा लेना देना है ही नहीं। हमारा लेना देना है कि उस सवाल तक पहुंचने के लिए
जो हमने रास्ता तय किया है वो रास्ता हमें पता होना चाहिए। जब हमें वो रास्ता पता होगा तो उस जैसे हजारों सवाल भी हमारे सामने आ जाएं, हम उनको क्रैक कर देंगे। और अगर हमें सिर्फ क्या का आंसर पता है कि इस सवाल का आंसर ये है, तो हम वहीं उस सवाल पर ही अटक जाएंगे, आगे हमसे एक भी सवाल होगा नहीं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये जो वर्ड्स हैं इनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। बचपन से तीसरी चौथी क्लास में जब पहली बार सर्वनाम पढ़ाया गया, प्रोनाउन पढ़ाया गया, तो बताया गया कि जब भी किसी संज्ञा को बदला जाए या रिप्लेस किया जाए तो उसको हम प्रोनाउन कह देते हैं। अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। हाँ है ना? अगर अग्री करते हो, यही परिभाषा पढ़ी है ना हमने तीसरी चौथी क्लास में? आंसर करो फटाफट से यस। अगर यही परिभाषा पढ़कर आप बैठे हो कि एक ऐसा शब्द जो संज्ञा को रिप्लेस करता है उसको हम यस, इसको हम प्रोनाउन कह देते हैं, यही है ना? यही पढ़ा उन्हें बचपन से। तो इसको प्रूफ तो करें कि वाकई में ऐसा है क्या। अगर मैं इनको प्रोनाउन कह रहा हूं तो ये भी किसी ना किसी संज्ञा को रिप्लेस कर रहे होंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा, मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा, मैंने कहा आई नो अ स्टूडेंट। क्या लिखा मैंने? आई नो अ स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, आसान सा। मैं एक स्टूडेंट को जानता हूं, इसमें कुछ भी कठिन बात नहीं है। आई नो अ स्टूडेंट, ये एक सेंटेंस हो गया बेटा। अब देखिए मैंने एक दूसरा सेंटेंस इंट्रोड्यूस किया। दूसरा सेंटेंस ये है, ही इज इंटेलिजेंट। क्या लिखा? ही इज इंटेलिजेंट। अब ये दो सेंटेंसेस हो गए बेटा। अब जरा ध्यान से सुनिए, मैंने एक दूसरा तीसरा सेंटेंस लिखा। मैंने कहा आई परचेज्ड अ पेन। क्या लिखा? आई परचेज्ड अ पेन। और दूसरा सेंटेंस लिखा इसके नीचे, चौथा सेंटेंस, यानी इट वॉज कॉस्टली। इट वॉज कॉस्टली। यहां पर मैंने चार छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखे हैं, लेकिन बात छोटी करने नहीं जा रहा, बात बहुत बड़ी करने जा रहा हूं, जो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछी जाएगी। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन बोलते हैं 2018 में जो पूछा गया था, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी बच्चे वाले कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अब किताब इनके बारे में, ये जो प्रोनाउंस है ना, हु, हुम, विच और दैट, किताब इनके बारे में क्या कहती है उसको बता देता हूं। किताब कहेगी ये ऐसा प्रोनाउन है जो किसी पर्सन के बदले लगेगा, जो किसी पर्सन के बदले लगेगा। हुम एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी पर्सन के बदले लगेगा। विच एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी थिंग के, यानी किसी चीज के बदले लगेगा। और दैट एक ऐसा प्रोनाउन है जो पर्सन के बदले भी लग सकता है और थिंग के बदले। आप कोई भी किताब उठा लीजिए, वहां पर जो किताबी ज्ञान मिलेगा आपको, किसको लेकर? हु, हुम, विच और दैट को लेकर, वो किताबी ज्ञान यही होगा। जब इंसान का जिक्र हो तो हु लगा दो, इंसान का जिक्र हो तो हुम लगा दो, चीजों का जिक्र हो तो विच लगा दो, और जब पर्सन और थिंग दोनों में से किसी को भी रेफर करना हो तो दैट का सहारा दोनों के लिए लिया जा सकता है। ये किसी भी किताब में आपको किताबी ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या इस किताबी ज्ञान से पेपर का सवाल सॉल्व होगा? और आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत ही बेसिक जानकारी है, कैसे सॉल्व होगा उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। अभी तक जो भी मैंने बताने की कोशिश की है, क्या वो आपको क्लियर हुआ है? अगर क्लियर हुआ एक बार फाइनली यस टाइप करिए मेरे लिए। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, दिमाग में उतार पा रहे हैं, तो एक बार यस टाइप करिए। जो प्रोनाउंस है इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? पिछले 2 या 3 साल में कुछ सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो इनसे रिलेटेड है और जनरली जिनको हम टफ मान लेते हैं। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हु, हुम, विच और दैट, इनको हमने प्रोनाउन बोला गया है, इनको रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। हु यूज होता है पर्सन के लिए, हुम यूज होता है पर्सन के लिए, विच यूज होता है थिंग के लिए, और दैट यूज होता है पर्सन और थिंग दोनों के लिए। अब देखिए यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखने की कोशिश की है। I know a student he is intelligent. I purchased a pen, it was costly. ध्यान से सुनिएगा, जरा यहां पर आइए। ये कितने सेंटेंसेस हैं? हाउ मेनी सेंटेंसेस आर दीज? एक और दो, कितने सेंटेंसेस हैं? ये 2 सेंटेंसेस हैं। जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, I know a student who is intelligent. क्या लिखा? I know a student who is intelligent. अभी ये जो 2 सेंटेंसेस थे, इनको मैंने यहां पर जब लिखा तो ये कितने सेंटेंसेस बने हैं? फटाफट से आंसर करिए। ये जो 2 सेंटेंसेस मैंने यहां पर लिखे, इनको जब मैंने ज्वाइन किया, अभी ये कितने सेंटेंसेस हैं?
एक सेंटेंस है, राइट। अब जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आई नो आई स्टूडेंट, यहां पर मैंने क्या लगाया, हु, और आगे क्या लिखा, इंटेलिजेंट। अब देखिए ये इंटेलिजेंट है कौन, ये इंटेलिजेंट है कौन, ये इंटेलिजेंट है हु। ये इंटेलिजेंट कौन है, हु। और ये हु किसके लिए लगा हुआ है, ये हु लगा हुआ है किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। ये हु जो लगा हुआ है वो किसके लिए लगा हुआ है, स्टूडेंट के लिए लगा हुआ है। और हम जानते हैं कि किसी भी नाउन को अगर कोई शब्द रिप्लेस कर रहा है तो उस शब्द को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जब मैंने लिखा आई नो अ स्टूडेंट हु इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट कौन है, हु है। और ये हु शब्द किसके लिए लगा हुआ है, स्टूडेंट के लिए। और स्टूडेंट हम सारे जानते हैं, किसी का भी जो नाम होता है, किसी का भी जो नाम होता है, दैट इज ऑलवेज कॉल्ड अ नाउन। वो हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। तो ये इस नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो ये क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। हमने सिर्फ रटा नहीं, हमने इस बात को समझा कि ये हु जो है ये प्रोनाउन आखिर है क्यों। ये प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि ये रिप्लेस कर रहा है किसको, इस स्टूडेंट को। और स्टूडेंट हम जानते हैं क्या है, नाउन फॉर्म है। क्या है, नाउन फॉर्म है। क्या ये बात आपको समझ में आई है? अगर आई है तो एक बार यस टाइप करिए फटाफट से। अगर आप ये मेरी समझ पाए हैं तो एक बार यस टाइप करिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। चलिए देखिए, अब मैंने यहां पर दूसरा सेंटेंस लिखा। यहां पर है आई परचेज्ड अ पेन, और यहां पर मैंने लिखा इट वॉज कॉस्टली, इट वॉज कॉस्टली। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं आई परचेज्ड अ पेन, और यहां मैंने लिखा विच वॉज कॉस्टली। क्या लिखा, आई परचेज्ड अ पेन विच वॉज कॉस्टली, आई परचेज्ड अ पेन विच वॉज कॉस्टली। अब यहां पर भी देखिए ये कॉस्टली क्या है, ये कॉस्टली है विच, ये कॉस्टली क्या है, विच। और ये विच लगा हुआ किसके लिए है, इस पेन के लिए। ये विच जो है लगा किसके लिए है, पेन के लिए। और हम सारे ही जानते हैं ये पेन आखिर है क्या, ये एक नाउन फॉर्म है। और नाउन को जो रिप्लेस कर रहा है वो क्या कहलाया जाता है बेटा, प्रोनाउन कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, प्रोनाउन कहलाया जाता है। अगर इस बात को ही हम पकड़ पाए, अगर सिर्फ इस बात को ही हम पकड़ पाए तो आगे चलकर एक बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस बेसिक बात को ही हम पकड़ पाए कि आखिर इनको मैं प्रोनाउन बोल क्यों रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब हमने सीखा था, यहां पर देखिए, यहां पर हमने सीखा था हु का इस्तेमाल हम करते हैं पर्सन के लिए। किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए। तो स्टूडेंट एक पर्सन है तो मैंने यहां पर हु लगा दिया। और हमने सीखा था विच का इस्तेमाल करते हैं हम थिंग्स के लिए, और पेन जो है वो एक थिंग है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, विच लगा दिया। क्या लगा दिया, विच लगा दिया। अब अगर हमने आगे देखा, हमने अगर ये देखा हो तो हम जानते हैं कि जो दैट है वो चाहे पर्सन के लिए लगाओ चाहे थिंग के लिए लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखे थे, यहां पर मैं दैट भी लगा देता तो कोई फर्क नहीं होता, यहां पर मैं दैट लगा देता तो भी कोई फर्क नहीं होता। बात वही होती, बात वही होती। ठीक है। अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान यहां पर मिला है, और वो ज्ञान ये है कि ये जो प्रोनाउंस है वो किसके लिए लगे हुए हैं, किसके लिए लगे हुए हैं, मुझे बताइए। ये जो हु लगा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस में, ये किस नाउन के लिए यूज किया जा रहा है, फटाफट से, फटाफट से बताइए। जो हु लगा हुआ है ये किस नाउन के लिए यूज किया जा रहा है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। और यकीन मानिए अगर आप ये बात समझ गए हैं तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इनको हम कंसीडर करते हैं वो सॉल्व होगा, आपसे 1 मिनट में सॉल्व होगा। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। स्टूडेंट के लिए लगा हुआ है, किसके लिए लगा हुआ है, कॉमन प्रॉपर छोड़ दो, उससे कोई लेना देना नहीं है इस कॉन्सेप्ट का। इतना बताओ कि लगा कौन से शब्द के लिए, स्टूडेंट के लिए लगा हुआ है ना, ये सारे ही एग्री करते हो, बहुत ही अच्छे। और यहां पर ये किसके लिए लगा हुआ है, पेन के लिए। किसके लिए लगा हुआ है, पेन के लिए। अब अगर आप ये बात समझ गए हो तो इस बात को समझिए कि जब जब, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, जब जब, ध्यान से सुनिए, जब जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, जिस संज्ञा के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है, यानी जिस नाउन के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, वो नाउन, जिस नाउन के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं वो नाउन कहां लिखा होगा,
वो लिखा होगा उससे जस्ट पहले। कहां लिखा होगा? उससे जस्ट पहले। ये स्टूडेंट कहां लिखा हुआ है? इससे जस्ट पहले लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? इससे जस्ट पहले। यानी जब जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या लिखा होगा? वो संज्ञा लिखी होगी जिसके लिए उसका यूज किया जा रहा है, जिसके लिए उसका यूज किया जा रहा है। ये हु किसके लिए किया जा रहा है? स्टूडेंट के लिए। कहां लिखा हुआ है? इससे जस्ट पहले। ये विच किसके लिए यूज किया जा रहा है? पेन के लिए। कहां लिखा हुआ है? उससे जस्ट पहले। इतना ही कॉन्सेप्ट है। और अगर ये बात हम समझ जाते तो हम बहुत अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मैं लिखने जा रहा हूं, क्या ये बात आपको समझ में आई है? पहली बात जो हमने सीखी कि आखिर ये प्रोनाउन क्यों है? ये प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि इसको रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? इसको रिप्लेस कर रहे हैं। दूसरा हमने सीखा कि जब भी ये लगेंगे, जिसके लिए भी लगे हैं, वो कहां लिखा होगा? उससे पहले। कहां लिखा होगा? उससे पहले। क्या ये दो बातें आप समझ पाए हैं? अगर समझ पाए हैं तो एक बार फटाफट से यस। अगर ये बात आपको क्लियर है तो फटाफट से यस। जो नहीं सुन पाए, मैं दोबारा बता देता हूं कि दो लर्निंग्स क्या रही है हमारी। पहली लर्निंग रही है कि ये जो हु है, ये जो विच है, आखिर ये रिलेटिव प्रोनाउन है क्यों? इसको हम प्रोनाउन क्यों कह रहे हैं? इसको प्रोनाउन कह रहे हैं क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है। क्योंकि ये क्या कर रहा है? नाउन को रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए हम इसको प्रोनाउन कह रहे हैं। दूसरी बात ये सीखी कि जिस नाउन को ये रिप्लेस कर रहा है, जिस नाउन को ये रिप्लेस कर रहा है, वो नाउन उससे जस्ट पहले लिखा होगा। वो नाउन उससे जस्ट पहले लिखा होगा। अगर बात क्लियर है, अगर बात क्लियर है तो एक बार रिलेटिव प्रोनाउन का आर टाइप कर दीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन का आर टाइप कर दीजिए अगर ये बात आप ठीक से समझ पाए। बहुत ही अच्छे, चलिए सुपर्ब सुपर्ब। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं डायरेक्ट सवालों पर। ये इतना सारा ज्ञान की जो गंगा बहाई गई है, ये आखिर बहाई क्यों गई है? कुछ ना कुछ इसका ऑब्जेक्टिव तो रहा होगा। स्कूल में तो है नहीं कि भैया पूछेंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है बता दो, कितने प्रकार के होते हैं बता दो। कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को समझने सवाल लिखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा ही सेंट a gift to his friend. He sent a gift to his friend. He sent a gift to his friend that cost ₹50. He sent a gift to his friend that cost ₹50। इसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूं मैं आप सभी के लिए। इसका मतलब यह है कि उसने अपने दोस्त को गिफ्ट भेजा जो कि कितने रुपए का था? 50 रुपए का था। कितने रुपए का था? 50 रुपए का था। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आपका एग्जाम अनुवाद के बारे में है नहीं, ट्रांसलेशन के बारे में है ही नहीं। आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो एग्जाम है, वो कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में है? कॉन्सेप्ट के बारे में है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इस बात को समझ पाए हैं, ही सेंट अ गिफ्ट टू हिज फ्रेंड दैट कॉस्ट ₹50। हम जानते हैं यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? दैट है। हम जानते हैं फ्रेंड इंसान है और इंसान के लिए हु, हुम और दैट तीनों लग जाते हैं, तो ये दैट लगा है, ठीक है। अब ये दैट लगा है, अगर मैं कहूं ये कॉस्ट ₹50, 50 रुपए में मुझे बताइए क्या खरीदा गया? 50 रुपए में क्या खरीदा गया? मैंने कहा दैट खरीदा गया। क्या खरीदा गया? दैट खरीदा गया। अब दैट क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। और अभी अभी हमने सीखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल उन नाउन फॉर्म्स के लिए होता है जो उससे पहले लगे होते हैं। यानी ये जो दैट मैं लिख रहा हूं, आखिर लगा हुआ किसके लिए है? इस फ्रेंड के लिए लगा हुआ है। किसके लिए लगा हुआ है? इस फ्रेंड के लिए लगा हुआ है।
अगर इस फ्रेंड के लिए लगा हुआ है तो इसका मतलब है 50 रुपए में क्या खरीदा गया? फ्रेंड। ये तो बहुत ही वाहियात बात हो गई, हाँ या ना? अग्री करते हो? बात समझ में आई या नहीं आई? ये जो दैट है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और अभी हम सीख कर आए किसके लिए लगता है? अपने से आने वाली संज्ञा के, जो अपने से पहले लिखी हुई संज्ञा होती है उससे। तो यानी 50 रुपए में खरीदी हुई चीज क्या है? दैट। और दैट किसके लिए? फ्रेंड के लिए। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। अगर आप इस बात को समझ पाए हैं तो जरा अपना दिमाग लगाइए और मुझे बताइए कि दैट से पहले मैं ऐसा क्या शब्द लिखूं, दैट से पहले मैं ऐसा क्या शब्द लिखूं जिससे मेरा सेंटेंस सही हो जाए, जिससे मेरा सेंटेंस सही हो जाए। वो शब्द क्या होना चाहिए? ये 50 रुपए में जो चीज खरीदी गई है वो चीज है कौन सी? क्या है वो? बहुत ही अच्छे, सुपर्ब। वो चीज है गिफ्ट। वो चीज है गिफ्ट। यानी मुझे पता है कैसे भी करके मुझे यहां पर लिखना है गिफ्ट। सेंटेंस को सही करूंगा, लिखूंगा ही सेंट टू हिज फ्रेंड अ गिफ्ट। ही सेंट टू हिज फ्रेंड अ गिफ्ट दैट कॉस्ट ₹50. He sent to his friend a gift that cost ₹50. He sent to his friend a gift that cost ₹50. अब देखिए 50 रुपए में क्या खरीदा गया? दैट। और दैट किसके लिए लगा हुआ है? गिफ्ट के लिए। दैट किसके लिए लगा हुआ है? गिफ्ट के लिए। क्या ये बात समझ में आई? लेवल 1 का सवाल है। लेवल 1 यानी पहला सवाल जो आएगा रिलेटिव प्रोनाउन से वो इस तरीके का होगा, लेकिन जर्नी यहां पर नहीं रुकेगी। जर्नी बहुत ऊपर तक जाने वाली है, लेकिन उसके लिए बात समझना जरूरी है। अगर समझ पाए तो एक बार यस टाइप करिए फटाफट से। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। अगर ये समझ पाए तो दूसरे सेंटेंस में खुद दिमाग लगाएंगे, दूसरे सेंटेंस में खुद दिमाग लगाएंगे और मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट करूंगा। अभी भी ये लेवल 1 का सवाल है, इसका मतलब ये नहीं हमने सब कुछ सीख लिया। हमारे टारगेट पर है वो सवाल जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो इससे बहुत ऊपर है। अगर ये बात समझ पाए तो आप यस टाइप करें, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा। मैंने कहा the students were scolded by the teachers who did not complete their homework। एक लेवल 1 का मैं दूसरा सवाल लेकर आया हूं, यह भी लेवल 1 का सवाल है। मुझे लगता है आप में से ज्यादातर बच्चे इसको आंसर कर पाएंगे। पढ़िए एक बार। द स्टूडेंट्स वर स्कोल्डेड बाय द टीचर्स हु डिड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क। शायद अनुवाद करने में, शायद ट्रांसलेशन करने में ही हमें सही मालूम पड़ रहा है, लेकिन गहरी बात हम सारे समझ चुके हैं, क्योंकि हम रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जानते हैं। जरा बताइए मुझे, क्या यह सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? फटाफट। Is this sentence right or wrong? बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया, सुपर। चलिए, अगर ये सही है तो हम जानते हैं, देखो क्या कहा जा रहा है, स्टूडेंट्स जो हैं उनको टीचर ने डांट दिया, टीचर द्वारा वो डांटे गए। कारण क्या है कि अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था उन्होंने। अब हम जानते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन जो यहां पर लगा हुआ है ये हु है। अब हम आगे देखें क्या लिखा हुआ है, डिड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क। अब अपना होमवर्क किसने कंप्लीट नहीं किया? इस हु ने कंप्लीट नहीं किया। किसने कंप्लीट नहीं किया? इस हु ने कंप्लीट नहीं किया। और हु यहां पर किसने लगा, किसके लिए लगा हुआ है? टीचर्स के लिए। तो क्या यह कहने की कोशिश की जा रही है कि टीचर ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया? इसीलिए सेंटेंस क्या है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर रॉन्ग है। दिस इज व्हाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग एज फार एज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न। जो बात है वो बात को कहने का लहजा सही नहीं है, अनुवाद सही हो सकता है। हिंदी का देखिए, लैंग्वेज लर्निंग इज नॉट अबाउट ट्रांसलेशन, ये अनुवाद के बारे में है ही नहीं, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बिठाने के बारे में है। कोई चीज होती है,
उसको करने का तरीका क्या है, अगर हम वो जान पाए तो हम बहुत आगे जा सकते हैं और ऐसे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं लैंग्वेज में जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस थोड़ा सा अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है। देखिए सब कुछ बदल रहा है समय के साथ, पैटर्न बदल रहा है, एग्जाम का तरीका बदल रहा है, मोड बदल रहा है, लेकिन हम नहीं बदल रहे। हम वही आज भी उसी घिसे पिटे तरीके से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, जहां पर हमने लाखों रूल्स की संख्या, एक 50 नोटबुक भर डाली है लाल पीले नीले पेन से। एग्जाम से पहले उनके रट्टे मार के पहुंच जाते हैं एग्जाम में हम लोग, और फिर हम जब निकलते हैं तो एक दर्द लेके निकलते हैं कि भाई जो पढ़ कर गए थे वो तो पूछा ही नहीं गया। भाई पूछा वही गया, आप सही से राइट एटीट्यूड के साथ पढ़कर नहीं गए थे, आपका नजरिया जो था पढ़ने का वो सही नहीं था। इस वजह से आपने मेहनत बहुत की होगी, आपने मेहनत बहुत की होगी, लेकिन मेहनत करने से सिर्फ कुछ नहीं होता, उसको राइट डायरेक्शन, राइट एटीट्यूड और राइट दिशा देना बहुत जरूरी है, वरना काम आपका बनेगा नहीं। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी, और उसी के लिए आज की जो हमारी पहली क्लास है, पहला कदम ये सिर्फ ग्रामर के बारे में नहीं है, ये आपका नजरिया बदलने के बारे में है कि चीजों को समझना कैसे है, पढ़ना कैसे है। आज के बाद कम से कम इतना कॉन्फिडेंस तो हो कि भाई पूछ लो मुझसे हु विच हुम दैट, बता के रहूंगा, एक सवाल ऐसा नहीं होगा जो गलत हो जाए। अगर वो कॉन्फिडेंस है तब एग्जाम जो है उसमें परफॉर्मेंस उस लायक होगी जो आप एक्सपेक्ट करते हो, नहीं तो हमेशा कहीं ना कहीं कमी रहेगी, कहीं ना कहीं कमी रहेगी। इसका आंसर देखते हैं हम। हमें पता है कि ये हु जो है टीचर्स के लिए तो लगा नहीं हो सकता, ये हु जो है टीचर्स के लिए तो इस्तेमाल किया नहीं जा सकता, क्योंकि होमवर्क जो है ऐसा हो नहीं सकता टीचर ने पूरा ना किया हो। हम जानते हैं हो ना हो, ये जो हु लगा हुआ है, होमवर्क पूरा ना करने वाला काम किसने, स्टूडेंट्स ने। किसने, स्टूडेंट्स ने। यानी ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो लगेगा किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए लगेगा, स्टूडेंट्स के लिए। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स हु डिड नॉट कंप्लीट their homework, who did not complete their homework। ये इसका जो है वो राइट आंसर हो सकता है। मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, और इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि अब वो समझ दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए हम इंसान हैं, हम कोई मशीन नहीं है, कोई जानवर गधे नहीं है हम जो चीजों को मेमोराइज कर लेंगे या बिना दिमाग लगाए सॉल्व कर देंगे। चीजों को समझना बहुत जरूरी है, और उस समझने की दिशा में चाहे फिर वो कुछ भी हो, कुछ भी, वेदर इट इज एनी सब्जेक्ट, जब तक हम उसको प्रोसेस नहीं करना सीखेंगे ना दिमाग में, सिर्फ सोचेंगे याद हो जाए, पी जाए घोलकर और वही छापाएं एग्जाम में, ऐसा नहीं होगा। आपको सीखना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि वही तो पहली क्वालिफिकेशन है किसी जॉब की। उनको एक इंटेलिजेंट बंदा चाहिए जो डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जानता है, और आपको वो इंटेलिजेंट बंदा बनना है, आपको कोई क्रैमिंग या रटने वाली मशीन नहीं बनना। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। अगर ये लेवल 1 के 2 क्वेश्चन क्लियर हैं तो आप यस टाइप करिए, मैं लेवल 2 पर आता हूं फटाफट से। चलिए, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे, सारे ही बच्चे कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाए हैं। अब मैं आपका नजरिया बताता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे, जिन्होंने अभी तक बात को समझा तो होगा, लेकिन अपना काम आसान करने के लिए एक बात रट भी ली होगी, और वो बात ये होगी कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे चीजों को समझना नहीं है, मैं याद कर लेता हूं, और याद ये कर लेता हूं, मैं बस ये देखूंगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगा हुआ है और आगे वाली बात जिसके लिए कही जा रही है वो उससे पहले होना चाहिए। उन्होंने इस बात को याद कर लिया कि मुझे कुछ नहीं करना, मैं दैट देखूंगा, दैट के पहले लगा दूंगा गिफ्ट क्योंकि ये गिफ्ट के लिए लगा है, मैं देखूंगा हु और हु से पहले लगा दूंगा स्टूडेंट्स क्योंकि ये उसके लिए लगा हुआ है। ये हम में से बहुत सारों ने याद कर ली होगी, राइट। अगर दिल से याद किया है तो एक बार यस टाइप करो। अगर आपने सोचा है कि एग्जाम में सवाल सॉल्व करने का यही जरिया होगा तो यस यस टाइप कर दिया फटाफट से। और मैं बताऊंगा कहां आपकी सोच में कमी है, मैं आपको बताऊंगा कहां आपकी सोच में कमी है। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, ऑनेस्ट क्लास है ये, बहुत ही ऑनेस्ट क्लास है। ऑलमोस्ट 85% बच्चे, 90% बच्चे कह रहे हैं हाँ हमने यही किया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा।
देखिए सुनिएगा, हम अगर ऐसा किया इसमें कुछ गलत बात नहीं, ऐसा होगा लेवल 1 के क्वेश्चन में हम ऐसा कर सकते हैं, पकड़ लिया प्रोनाउन को और ढूंढ लिया उससे पहले वाली संज्ञा, लेकिन जब सवाल उठेगा तो ऐसा नहीं होगा। आपको ये जो मैंने अभी तक कराया 3 चीजें समझनी है। तो 3 चीजें क्या है, देखिए पहली चीज ये प्रोनाउन क्यों है, पहली चीज ये प्रोनाउन क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। वो समझ गए आप, क्योंकि रिप्लेस कर रहे हैं संज्ञा को। दूसरी चीज कौन सी संज्ञा को, वो संज्ञा किसके लिए लगे हुए, वो संज्ञा जो उससे पहले लिखी हुई है, जो उससे पहले लिखी हुई है, जो उससे पहले लिखी हुई है। तीसरी चीज कि आगे वाली जो कहानी कही जा रही है वो ऑब्वियसली उसी संज्ञा के लिए कही जा रही होगी, वो आगे उसी संज्ञा के लिए कही जा रही होगी। ये तीनों चीजें सीखकर हम आगे बढ़ेंगे, ये तीनों चीजें सीखकर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन देखता हूं, लेवल बढ़ाता हूं और उस पर हम बात करेंगे और समझेंगे। देखिए पहला सेंटेंस लिखा, द मैन किल्ड द बर्ड विद a gun that was eating crumbs। ठीक है, इस सेंटेंस को पढ़िए, द मैन किल्ड द बर्ड विद अ गन दैट वॉज ईटिंग क्रम्स। क्रम्स का मतलब होता है जो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, जो अक्सर हम डालते हैं जानवरों को, जो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको क्रम्स कहते हैं हम। तो दोबारा सेंटेंस देखिए, द मैन किल्ड द बर्ड विद अ गन, द मैन किल्ड द बर्ड विद अ गन दैट वाज ईटिंग क्रम्स, दैट वाज ईटिंग क्रम्स। आदमी ने मार दिया किसको, एक चिड़िया को। किससे मार दिया, बंदूक से मार दिया, और वो चिड़िया क्या कर रही थी, ब्रेड के टुकड़े खा रही थी, इसलिए मार दिया। ठीक है, ये तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, ये तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। अब देखिए मैं कुछ ऑप्शंस लिखने जा रहा हूं। पहला सेंटेंस लिखा, द मैन किल्ड विद अ गन द बर्ड दैट वॉज ईटिंग क्रम्स। द मैन किल्ड विद अ गन द बर्ड दैट वॉज ईटिंग क्रम्स। दूसरा लिखा, द मैन किल्ड द बर्ड, द मैन किल्ड द बर्ड that was eating crumbs with a gun। दूसरा, सॉरी ये बी है, ठीक है, ये बी ऑप्शन है। द मैन किल्ड द बर्ड दैट वॉज ईटिंग क्रम्स विद अ गन। तीसरा सेंटेंस लिखा मैंने, द मैन with a gun killed the bird that was eating crumbs। क्या लिखा, the man with a gun killed the bird that was eating crumbs, that was eating crumbs। अब देखिए, जिस बच्चे ने इस बात को सोच लिया, जिस बच्चे ने इस बात को सोच लिया कि मुझे एग्जाम में जो ऑप्शंस आएंगे, एग्जाम में जो ऑप्शंस आएंगे उसमें क्या करना है, रट लिया। जैसे सवाल है, द मैन किल्ड द बर्ड विद अ गन दैट वाज ईटिंग क्रम्स। हम जानते हैं ये वाज ईटिंग क्रम्स मतलब वो ब्रेड के टुकड़े खा रही थी, और ब्रेड के टुकड़े कौन खा रहा था, दैट खा रहा था, और दैट यहां पर किसके लिए लगा हुआ है, गन के लिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि गन ब्रेड के टुकड़े खा रही हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गन जो है वो ब्रेड के टुकड़े खा रही हो। तो हम इस बात को तो समझ गए, ये जो क्वेश्चन लिखा है इसमें तो 100% गलती है,
इसमें तो 101% गलती है, इसमें तो 101% गलती है। मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं, बहुत सारे आंसर्स गलत हैं, कुछ आंसर सही भी हैं, ठीक है। सही क्यों है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए बच्चा, एक आम बच्चा क्या करेगा, उसको इतना पता है कि दैट से पहले कैसे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दैट से पहले कैसे भी मुझे लिखना पड़ेगा। क्रम्स कौन खा रहा था, बर्ड। मुझे बताओ दैट से पहले क्या लिखना पड़ेगा। आंसर मुझे अलग अलग तरीके के मिल रहे हैं। दैट से पहले क्या आएगा, मुझे ये आंसर करिए। दैट से पहले क्या आएगा, फटाफट से आंसर करिए। राइट हम में से ज्यादातर बच्चे पहली अप्रोच यही रहेगी, देखेंगे दैट से पहले आएगा कि ये ब्रेड के टुकड़े खाने वाला काम आखिर कर कौन रहा है, ये काम कौन कर रहा है। और हम देखेंगे ऑप्शंस में, हमें पता है पहले बर्ड आएगा, हमें पता है दैट से पहले क्या आएगा, बर्ड आएगा। अब देखो, द मैन किल्ड विद अ गन द बर्ड दैट वॉज ईटिंग क्रम्स, द मैन किल्ड विद अ गन द बर्ड दैट वॉज ईटिंग क्रम्स। यहां भी देखिए द बर्ड लिखा है, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दैट। तो जो हमने सीखा उसके आधार पर तो ये सही है, दैट से पहले लिखा है द बर्ड, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बी वाले ऑप्शन में आ जाइए, द मैन किल्ड द बर्ड दैट। अब यहां पर भी दैट लिखा हुआ है और उससे पहले क्या लिखा हुआ है, बर्ड, तो ये भी फिर सही है। और तीसरे में देखिए, द मैन विद अ गन किल्ड द बर्ड दैट वॉज ईटिंग क्रम्स, यहां पर भी दैट से पहले क्या लिखा हुआ है, बर्ड। जो भी हमने सीखा है अभी तक उसके जरिए हमसे सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, हमसे सवाल सॉल्व नहीं हो रहा। जो ज्ञान हम बटोर कर बैठे हैं या जो चीजें हमने याद कर ली थी उससे ये सवाल निकलेगा नहीं। थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा और अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि गड़बड़ है कहां पर, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही सही है। ऑप्शन क्या है, एक ही सही है, और मुझे अलग अलग आंसर मिल रहे हैं। और राइट आंसर बहुत ही कम बच्चों ने दिया है अभी तक, राइट आंसर जो है बहुत ही कम बच्चों ने दिया है अभी तक। ध्यान से सुनिएगा, देखिए मैं बताता चलता हूं कि गलत कौन कौन से हैं। पहला देखते हैं पहले मैं बी वाला बता देता हूं क्यों गलत है। बी ऑप्शन इज रॉन्ग। द मैन किल्ड द बर्ड, द मैन किल्ड द बर्ड, आदमी ने मारा किसको, बर्ड को। यहां तक तो बात समझ में आती है। जो क्या कर रही थी, दैट वॉज ईटिंग क्रम्स, जो क्या कर रही थी, ब्रेड के टुकड़े खा रही थी, यहां तक भी बात समझ में आती है। लेकिन ये जो आगे लिखा है ना, विद अ गन, क्या लिखा हुआ है, विद अ गन। अब देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा आई एट चपाती, चपाती रोटी को कहते हैं, विद दाल, ठीक है, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस लिखा। मैंने कहा आई एट चपाती विद दाल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है हिंदी में बताओ। आई एट चपाती विद दाल लिखो, क्या मतलब है इसका। मैंने दाल के साथ रोटी खाई, यही मतलब है ना, मैंने दाल के साथ रोटी खाई, यही मतलब है। यानी क्या खाया, दाल खाई और रोटी खाई। क्या खाया, दाल खाई और रोटी खाई, यही मतलब हुआ इसका। अब यहां पर आ जाओ, दैट वॉज ईटिंग, क्या खाया, क्रम्स खाए, किसके साथ खाए, बंदूक के साथ। क्या मतलब हुआ इसका, बर्ड ने ब्रेड के टुकड़े, जो बर्ड है वो ब्रेड के टुकड़े खा रही थी, किसके साथ, बंदूक के साथ खा रही थी। मैं रोटी खा रहा था अचार से, वो ब्रेड के टुकड़ों के साथ क्या खा रही थी, बंदूक खा रही थी। ऐसा हो सकता है, आंसर है नहीं, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि ये वाली जो बात कही जा रही है कि ब्रेड के टुकड़े खाए गए गन के साथ, ये बात जचती नहीं है, ये बात जचती नहीं है, लॉजिकल नहीं है। ये बात क्या नहीं है, लॉजिकल नहीं है, ये बात लॉजिकल नहीं है। अब आ जाते हैं, राइट आंसर तो इसका सी है, राइट आंसर इसका क्या है, सी है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें यह पता होना चाहिए पहला आंसर गलत क्यों है। कुछ बच्चों ने सी आंसर दिया है, देयर आर स्टूडेंट जिन्होंने सी रिप्लाई किया है। मेरा सवाल यह नहीं है कि सी क्यों सही है, मुझे बता दो ए क्यों गलत है। मुझे आप ये बताइए कि ए सेंटेंस क्यों गलत है, अगर आपने आंसर सी दिया है तो, कि व्हाई दिस ए ऑप्शन इज रॉन्ग। अगर उसका आंसर आता है तो आपने सीखा हुआ है, उसका आंसर नहीं आता तो फिर आप तो क्या मार रहे हो। राइट मुझे बताओ ए आंसर क्यों रॉन्ग है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, मुझे एक आंसर राइट मिला है। मैन की डेथ हो गई है, क्या है ये मतलब इसका, ये तो लॉजिकल सी बात है। किल्ड विद गन, अच्छा मैं तुम्हें बताता हूं, देखो ए ऑप्शन क्यों गलत है उसके लिए हम एक बात समझते हैं।
ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान सी बात लिख रहा हूं। मैंने कहा राम ऑर्डर्ड अ बुक। क्या लिखा? राम ऑर्डर्ड अ बुक। बहुत ही आसान सिंपल सा सेंटेंस है, राम ऑर्डर्ड अ बुक। मैंने कहा वी बॉट अ कार। ठीक है, वी बॉट अ कार। अब ध्यान से सुनिए और समझिए इस सेंटेंस को कि यहां पर मुझे बस इतना आंसर करिए, ये जो पहला सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है, इसमें वर्ब फॉर्म्स क्या है? ये जो फर्स्ट सेंटेंस है और ये सेकंड सेंटेंस है, इसमें वर्ब्स कौन कौन से हैं? फटाफट से आंसर करिए। ठीक है, ठीक है बेटा, लग रहा है अच्छा बात है, जब हमारा इंट्यूशन काम करता है लग रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें पता हो ना कि आंसर है क्यों, कारण क्या है उस आंसर के पीछे, तो आसानी रहती है। दिमाग में जब तक एग्जाम में क्लैरिटी नहीं होगी ना, तब तक हमेशा कंफ्यूजन की स्टेट में रहेंगे, और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन एग्जाम में कंफ्यूजन ही बनता है। जिसको नहीं आता उसको तो आता ही नहीं है, लेकिन जो बच्चा कंफ्यूज है ना, वो और भी खतरनाक है एग्जाम के लिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छे, मुझे आंसर मिल रहे हैं, मुझे आंसर मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, राम ऑर्डर्ड अ बुक, यहां पर वर्ब्स कौन सी हैं? ऑर्डर्ड और बॉट। ऑर्डर्ड का मतलब ऑर्डर करना और बॉट का मतलब खरीदना। जिसको ग्रामर के बेसिक्स पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो समझे इस बात को कि जब हम वर्ब से, जब हम क्रियाओं से एक सवाल करते हैं, और वो सवाल क्या है? व्हाट। वो सवाल क्या है? व्हाट। जब हम क्रिया से पूछते हैं क्या, जब हम क्रिया से पूछते हैं क्या, तो जो आंसर हमें मिलता है, राम ऑर्डर्ड, क्या ऑर्डर किया? आंसर है बुक। क्या ऑर्डर किया? बुक। वी बॉट अ कार, क्या खरीदा? आंसर है कार। तो जब वॉट पूछने पर जो आंसर मिले उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। उसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब हम क्या पूछते हैं? जब हम पूछते हैं वर्ब से व्हाट, जब हम पूछते हैं वर्ब से व्हाट, तो जो आंसर हमें मिलता है उसको हम ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। अब अगर देखो, मैंने कहा इसके आगे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राम ऑर्डर्ड, देखिए मैंने थर्ड सेंटेंस लिखा, राम ऑर्डर्ड क्विकली अ बुक, और यहां पर लिखा चौथा वाला, वी बॉट यस्टरडे अ कार। वी बॉट यस्टरडे अ कार। मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है सेंटेंस में। अब देखिए, आपने ऑर्डर से पूछा क्या ऑर्डर किया? आंसर है बुक। क्या खरीदा? आंसर है कार। इनको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब देखिए यहां पर राम ने क्या ऑर्डर किया? आंसर क्या है? बुक। हमने क्या खरीदा? आंसर क्या है? कार। तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ग्रामर के अकॉर्डिंग जो उसकी क्रिया होती है, जो उसकी वर्ब फॉर्म होती है, और जो उसका ऑब्जेक्ट होता है, जो उसकी वर्ब फॉर्म होती है और जो उसका ऑब्जेक्ट होता है, उसके बीच में कुछ भी नहीं आ सकता। उसके बीच में कुछ भी नहीं आ सकता। आएगा या तो पहले आएगा या फिर बाद में आएगा, या तो पहले आएगा या फिर बाद में आएगा। तो ये जो क्विकली और यस्टरडे लिखा हुआ है ना, ये वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब ये जो जगह खाली है ना, ये जो जगह खाली है, ये हमेशा क्या रहेगी? खाली ही रहेगी, ब्लैंक ही रहेगी। इसमें कुछ भी लिखा जा नहीं सकता। और अगर मैंने यहां पे लिख दिया ना, राम ऑर्डर्ड क्विकली अ बुक, ये गलत हो गया सेंटेंस, क्योंकि वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ भी लिखा नहीं जा सकता। दोबारा समझिए मैं क्या कह रहा हूं, वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट, अगर आगे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके बीच में कुछ भी लिखा नहीं जा सकता। अब अगर यह बात आपको समझ में आ गई है, तो आपको यह पता चल गया होगा कि पहला सेंटेंस क्यों रॉन्ग है। मुझे पहले सेंटेंस में वर्ब बताइए, वर्ब फॉर्म कौन सा है फर्स्ट सेंटेंस में? जो वर्ब फॉर्म है वो कौन सा है पहले सेंटेंस में? बहुत अच्छे, वर्ब है किल। क्या मारा? क्या मारा उसने? आदमी ने क्या मारा? आंसर बताइए, क्या मारा? व्हाट पूछा, आंसर क्या आएगा? बर्ड। आंसर इज बर्ड। तो बर्ड क्या बनेगा मेरे भाई? बर्ड बनेगा, क्या बनेगा? बर्ड क्या होगा? क्या बोलोगे आप बर्ड को? ग्रामर की भाषा में क्या बोलोगे बर्ड को आप?
ऑब्जेक्ट बोलोगे। क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट बोलोगे। किल्ड आपका वर्ब है, बर्ड आपका ऑब्जेक्ट है, बीच में कुछ भी नहीं आ सकता, बीच में कुछ भी नहीं आ सकता, और इसीलिए ए ऑप्शन इज रॉन्ग। दिस इज व्हाई द ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। मुझे लगता है बात समझ में अब आ गई होगी आपको। अगर आई है तो एक बार फटाफट से यस टाइप करिए। राइट आंसर बनेगा क्या? तीसरा, आदमी ने विद अ गन, किसके साथ? गन के साथ मार दिया किसको? बर्ड को। क्या कर रही थी बर्ड? बर्ड खा रही थी ब्रेड के टुकड़े, बर्ड खा रही थी ब्रेड के टुकड़े। बात क्लियर है? बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, आपके होने भी चाहिए। लैंग्वेज इट इज नॉट अबाउट रोट लर्निंग, याद करने के बारे में नहीं है, मैथमेटिक्स की तरह लॉजिकल है। मैंने पीएचडी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इतने साल में यही सीखा है कि मैथमेटिक्स जिस प्रकार से हर चीज के पीछे लॉजिक होता है ना, आज मुझे पता है 23 इंटू 27 कितने होते हैं, तो कल को मुझसे कोई 58 इंटू 65 पूछ ले, हो सकता है मैं समय ले लूं, लेकिन मैं आंसर बता दूंगा, क्योंकि मैंने याद नहीं किया, मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। और उसी प्रकार से मुझे हर लैंग्वेज में हर पार्ट जो मैं पढ़ रहा हूं उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत जरूरी है। नहीं बनाऊंगा तो जो सपना देख रहा हूं ना एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, ना सिर्फ क्रैक करने का, फ्लाइंग कलर्स के साथ क्रैक करने का, एक ऐसे स्कोर बनाने का जहां मेरी जगह को कोई चैलेंज ना कर पाए, वो सपना नहीं पूरा होगा। या तो बॉर्डर पे रह जाएंगे या नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम रह ही जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो एक दो क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आंसर मुझे लगता है आप में से ज्यादा दे पाएंगे, ज्यादातर बच्चे दे पाएंगे। चलिए, ये दो क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है हम इतना सीख चुके हैं, ठीक है, कि इन दोनों को सॉल्व कर पाए। जरा दिमाग लगाइए, इन दोनों को एक बार सॉल्व करके देखिए। चलो पहले ये आसान वाले निकाल लेते हैं, ये लेवल 1 के सवाल हैं, लेवल 1 के सवाल निकालते हैं, फिर लेवल 2 पे जाएंगे। निकालो जरा इनको, मुझे बताओ राइट या रॉन्ग, पहले हो सकता है सही हो, पहले मुझे बताइए राइट है या रॉन्ग है। द बर्ड दैट वॉज ईटिंग क्रम्स किल्ड, गलत है बेटा। आप जो लिख रहे हो ना, नाम देख पा रहा हूं मैं, क्या है, श्रेयसी, श्रेयसी बेटा जो आप बोल रहे हो ना किल्ड, वहां पर पैसिव आएगा, वॉज किल्ड आएगा। क्या आएगा? वॉज किल्ड। हम इतना तो समझ गए कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये रॉन्ग है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। अगर हम देखेंगे यहां पर, देखिए क्या लिखा हुआ है, द डेंटिस्ट एक्सट्रैक्टेड द पेशेंट्स टीथ। द डेंटिस्ट, इसको मैंने गलत इसमें लिख दिया, इसको आप छोड़ दीजिए। आप बस मुझे ये बताइए गलत है या सही है, सिर्फ हमें इतना बताना है कि द सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग। द डेंटिस्ट एक्सट्रैक्टेड द पेशेंट्स टीथ दैट वाज क्राइंग विद पेन, जो कि पेन से करहा रहा था या रो रहा था। अब ये दैट लगा किसके लिए है? पेन से कौन रो रहा था, करहा रहा था? मुझे बताइए, पेन से कौन रो रहा था, करहा रहा था? टीथ करा रहा था दर्द से या पेशेंट करा रहा था? आंसर बताइए, टीथ करा रहा था या पेशेंट करा रहा था? पेशेंट करा रहा था ना। तो ये तो पता चल गया कि एरर है तो भाई इस पार्ट में क्या है वो हमें पता है। एरर क्या है? एरर इज इन बी पार्ट, द बी पार्ट इज रॉन्ग। जो बी पार्ट है हमारा वो क्या है? रॉन्ग है। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। बिल्कुल ऐसा भी बोल सकते हो, बहुत अच्छे बेटा दर्शन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगाया तुमने। आ जाइए जरा सेकंड क्वेश्चन पे, मुझे बताइए गड़बड़ है सही है? गड़बड़ है या सही है? सेकंड क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग? बहुत ही अच्छे, सुपर्ब। हर बच्चा जब कंट्रीब्यूट करता है ना आंसर्स में और दिखता है कि उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, तो वाकई में लगता है कि जो टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं ना उसका ट्रू वर्थ मिल रहा है। बहुत ही अच्छे। द नर्स कवर्ड द पेशेंट विद अ ब्लैंकेट दैट वाज शिवरिंग ऑफ कोल्ड। द नर्स कवर्ड द पेशेंट विद अ ब्लैंकेट दैट वाज शिवरिंग ऑफ कोल्ड। ठंड से कौन कांप रहा था? ठंड से कौन कांप रहा था? दैट कांप रहा था। कौन कांप रहा था? दैट कांप रहा था। और दैट यहां किसके लिए लगा हुआ है?
ब्लैंकेट के लिए लगा हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लैंकेट कांप रहा हो दर्द ठंड से? क्या ऐसा हो सकता है कि ठंड से ठिठुरने वाला काम ये ब्लैंकेट कर रहा हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाई क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग। और यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा, यहां पर मुझे कैसे भी चलकर क्या लिखना है? पेशेंट लिखना है। कैसे लिखना है? पेशेंट लिखना है। लिखेंगे द नर्स विद अ ब्लैंकेट covered the patient. The nurse with a blanket covered the patient that was shivering of cold. अगर बात समझ में आई है तो फटाफट से, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए हैं तो एक बार क्लियर टाइप करो फटाफट से। बोथ द क्वेश्चंस आर क्लियर इन योर माइंड, प्लीज टाइप क्लियर क्विकली। बहुत ही बढ़िया, सुपर। चलिए आ जाते हैं लेवल 2 के क्वेश्चंस पर। जरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे एक बार। आ जाइए जरा, पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। नीचे वाला जो दूसरा सवाल है उसको अटैक करते हैं पहले। लेट अस अटैक द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट। पहले हम दूसरे सवाल की को अटैक करते हैं। 2 मिनट का समय और लगेगा, फटाफट से। पहला सेशन एंड होने ही वाला है, 2 मिनट का समय और लगेगा, बट एक बार इसको समझते हैं। आए हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट लेकर जाते हैं ना, अधूरा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? चलिए बहुत अच्छे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किससे? हथौड़े के साथ दैट हंग एट द डोर। अब ये दैट बेटा लगा किसके लिए हुआ? इस हथौड़े के लिए। किसके लिए? हथौड़े के लिए। ही ब्रोक द लॉक विद अ हैमर दैट हंग एट द डोर। तो भाई दरवाजे पर क्या लटका हुआ था? दरवाजे पर क्या लटका हुआ था? क्या हथौड़ा लटका हुआ था दरवाजे पे? दरवाजे पर क्या लटका हुआ था? आंसर करिए मुझे। What was hanging at the door? What was hanging at the door? आंसर लॉक था ना, दरवाजे पर क्या था? लॉक था, हथौड़ा थोड़ी ना लटका हुआ था, ठीक है? तो ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ये सेंटेंस तो 100% रॉन्ग है। अब देखो हमने सीखा है, जहां पर हम देखते हैं कौन कौन से गलत है और क्यों है। देखो ही ब्रोक, ब्रोक हमारा क्या है? वर्ब है। क्या तोड़ा गया? क्या तोड़ा गया? आंसर है लॉक। क्या तोड़ा गया? लॉक। ये बनेगा ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये किसी काम का नहीं, ये किसी काम का नहीं, बीच में आ नहीं सकता। सेंटेंस इज रॉन्ग, बीच में आ नहीं सकता। द सेंटेंस इज रॉन्ग। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही ब्रोक द लॉक दैट हंग एट द डोर विद अ हैमर। अब देखो ये भी हमने सीखा, उसने तोड़ दिया क्या? ताला। कौन सा ताला? जो लटका हुआ था कहां पर? दरवाजे पर। यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन दरवाजे पर लटका हुआ था किसके साथ? विद का मतलब साथ में। किसके साथ में लटका हुआ था? हैमर। यानी दरवाजे पर लटकने वाली कितनी चीजें थी? 2। इसका मतलब हुआ उसने लॉक तोड़ दिया किसके साथ? हथौड़े के साथ। और हथौड़ा और ताला दोनों ही कहां लटके हुए थे? दरवाजे पर। ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब तीसरा सेंटेंस हम जानते हैं गलत क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं जो हु है ये सिर्फ इंसानों के लिए लगता है, पर्सन के लिए लगता है, और हैमर और लॉक दोनों ही पर्सन नहीं है, तो ये तीसरा भी रॉन्ग है। राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन इज राइट। क्या ये बात आपको समझ में आई है? अगर आई है तो एक बार डी टाइप कर दीजिए फटाफट से। इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर प्लीज टाइप डी फटाफट से। सुपर। चलिए आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर, फिर क्लास को रैप करेंगे। देखिए जरा पहला क्वेश्चन बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन, he purchased a book from the market which was the best seller. He purchased a book from the market which was the best seller. कहा जा रहा है उसने किताब खरीदी कहां से? मार्केट से, जो बेस्ट सेलर थी। बेस्ट सेलर का मतलब होता है जिस किताब की लाखों करोड़ों प्रतियां, कॉपियां बिक जाती हैं, उसको हम बेस्ट सेलर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? बेस्ट सेलर बोलते हैं। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है ही परचेज्ड अ बुक फ्रॉम द मार्केट विच वॉज अ बेस्ट सेलर। अब ये जो विच है यहां किसके लिए लगा हुआ है? मार्केट के लिए। तो मार्केट तो था नहीं बेस्ट सेलर, बेस्ट सेलर मार्केट थोड़ी ना हो सकता। बेस्ट सेलर क्या था? किताब होगी। तो यहां पर ये तो हम समझ गए कि जो क्वेश्चन लिखा है दिस इज रॉन्ग। क्वेश्चन लिखा है ये क्या है? रॉन्ग है। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है दैट इज रॉन्ग। अब हम जाते हैं ऑप्शंस में। अब हम जाते हैं ऑप्शंस में। अब देखो
परचेज, क्या परचेज किया? बुक, ये उसका ऑब्जेक्ट बना। ये सेंटेंस किसी काम का नहीं, ये सेंटेंस किसी काम का नहीं। ये सेंटेंस भी हमने देखा, बेस्ट सेलर फ्रॉम द मार्केट, इसका कोई मतलब नहीं। यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या है? सी है। डी हो नहीं सकता क्योंकि हु लगा हुआ है मार्केट के लिए, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो द राइट आंसर इज सी, द राइट आंसर इज सी। क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ पाए हम सारे? अगर समझ पाए हैं तो एक बार अंडरस्टैंड का यू टाइप कर दीजिए। इफ यू आर रेडी टू, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, तो मुझे एक बार यू टाइप कर दीजिए फटाफट से। चलिए, बहुत ही अच्छा। देखिए, मेरा जो ऑब्जेक्टिव था इस क्लास को लेने का, सिर्फ ज्ञान देना नहीं, दैट इज जस्ट नॉट अबाउट नॉलेज। कंपटीशन क्लियर करना नॉलेज के बारे में है ही नहीं। कंपटीशन क्लियर करना उससे भी कहीं ऊंची चीज है। कॉन्सेप्ट, कंपटीशन क्लियर करने का मतलब है दिमाग में क्लैरिटी लाना। क्लैरिटी उन चीजों को लेकर लाना जो एग्जाम में पूछी जाएंगे। अक्सर जो बच्चा ये कहता है कि मैं साल दर साल कंपटीशन क्लियर नहीं कर पा रहा हूं, उसका सिर्फ एक कारण होता है। वो कारण जरूरी नहीं कि लैक ऑफ नॉलेज हो, वो कारण ये हो सकता है कि उसकी जो अप्रोच रही है सब्जेक्ट को लेकर, उस अप्रोच में कमी रही। हो सकता है बच्चा बहुत मेहनती, हो सकता है आप में से इतने सारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बहुत मेहनती बच्चे हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन मेहनत इस बात का प्रमाण नहीं है। दिस इज नॉट, मेहनत श्योर नहीं करती आपके सक्सेस को। आपका सक्सेस श्योर होता है कि आप जो करने जा रहे हैं उसको लेकर आपकी अप्रोच क्या है। और उस अप्रोच को आज मैंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है कि अंग्रेजी को मत पढ़िए हिस्ट्री की तरह। दिस इज नॉट हिस्ट्री, दिस इज नॉट जियोग्राफी, दिस इज नॉट पॉलिटी। ये एक भाषा है और एक लॉजिकल भाषा है। लॉजिकल भाषा मतलब मैथ्स जैसे पढ़ते हैं, जैसे रीजनिंग पढ़ते हैं। एक बार दिमाग में फिट हो गई, पर एक बार दिमाग में फिट हो गई तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आज की जो क्लास थी इसी अप्रोच के साथ थी। कल भी मैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलूंगा एक बार, और कोशिश करूंगा कि कुछ नया शुरू। ये 5 दिन में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूं। अप्रोच यही है, और ये जनरली वो कॉन्सेप्ट है जिनको बच्चा टिपिकल मानता है। और मैं आपको ये प्रूव भी करना चाहता हूं कि लैंग्वेज इज नॉट एट ऑल टिपिकल, बस हमारी सोच का फर्क है। थोड़ा सा सोच पर हम काबू पाएं, सोच पर। R1 संजय बेटा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में थोड़ा सा समय लगता है। अगर आप इस बात को भी समझ पाए कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, तो आप उस जर्नी को तय कर लोगे। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर रैप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, टेक केयर।